मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के जमाने के पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को ठीक ढंग से समझना। अब ये वाले बच्चे वैसे बच्चे नहीं है जैसे हम थे, और अब पेरेंट भी वैसे पेरेंट नहीं चल सकते जैसे हमारे पेरेंट का काम चल गया। आज के बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करें, आज के बच्चों से किस तरीके से डील करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। और इसीलिए इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में आप लोगों से लगातार बात कर रहे हैं और लगातार बात करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, पेरेंटिंग टिप्स, हमारा रोल। चलिए बात की शुरुआत करते हैं, सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं। पेरेंटिंग टिप्स, हमारा रोल। मित्रों ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की बातें हैं। रोज हमें अपने बच्चों से या ग्रैंड चिल्ड्रन से, आइदर हमारे चिल्ड्रन से या जिनकी उम्र ज्यादा है उनके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उनसे डील करने का मौका हमको मिलता है। कैसे डील करें, क्या डील करें, उनको कैसे समझें, क्या करें और क्या न करें, कहां पर हमें काम करना है और कहां पर हमें रुकना है, ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। नेक्स्ट प्लीज। तो मित्रों एट एवरी राइट स्टेप, हर सही योग्य समय पर, हर टप्पे पर, जीवन के हर टप्पे पर, अपने बच्चों के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, आपके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन के संदर्भ में कह रहा हूं कि उनके हर एक टप्पे पर एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लिया तो काम खत्म। हर टप्पे पर, एट एवरी राइट स्टेप, हमने अपने बच्चों के बारे में, अपने चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और एक्सपर्ट मतलब कौन, किससे कंसल्ट करने के बारे में मैं बात कर रहा हूं? तो बच्चों के जो टीचर्स हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं, मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टीचर के बारे में। टीचर एक्सपर्ट होते हैं, मैं उनको एक्सपर्ट कैटेगरी में मानता हूं। हमने अपने बच्चों के टीचर से मिलना चाहिए बच्चों के बारे में बातचीत करने के लिए। पेरेंट टीचर मीट होती है ना, पीटीए, उसमें नियमित आप जाते हो कि नहीं जाते हो? विचार करिए, देखिए। ऐसा तो नहीं है कि मम्मी जाती है और पापा नहीं जाते, या तू जा नहीं नहीं वो तू देख, ऐसा तो नहीं करते हो आप। टीचर के सामने बच्चा जितने समय रहता है वहां टीचर का अटेंशन होता है आपके बच्चे के ऊपर, और आपके बच्चे में क्या काबिलियत है, क्या हुनर है, या क्या प्रॉब्लम है, क्या ग्रे एरिया है, ये सारी बातें टीचर को बखूबी मालूम होती है। टीचर से पीटीए मीटिंग में मिलना, और पीटीए मीटिंग के अलावा भी, नॉट ओनली इन पीटीए मीटिंग, उस दिन तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, टीचर के पास में आपको देने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता, बहुत थोड़ा वक्त होगा आपको पर्सनल अटेंशन देने के लिए। लेकिन जब टीचर ने नहीं बुलाया तब जाकर टीचर से मिलना और अपने बच्चे के बारे में पूछना, बातचीत करना, ये बहुत ही जरूरी चीज है। बिकॉज टीचर को आपके बच्चे के बारे में आपसे ज्यादा माहिती है, आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके बच्चे के लिए टीचर के पास में है। और जो डिटेल जानकारी टीचर के पास में है कि ये बच्चे में कौन कौन सी चीजें की प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या बातों की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, नॉट ओनली इन स्टडीज, केवल पढ़ाई को लेकर ही नहीं, पढ़ाई के अलावा बिहेवियर को लेकर, टेम्परामेंट को लेकर, उसके एटीट्यूड को लेकर, ये सारी बातों के लिए हमने एक्सपर्ट ओपिनियन टीचर से लेना चाहिए। या किस चीज का हुनर है, किस चीज की काबिलियत है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कहां कहां बेहतर कर सकता है, करिकुलम के अलावा, क्लास की पढ़ाई के अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें इसकी एक्सपर्टाइज है, ये बातों का भी पता करने के लिए
हमको टीचर से एज एन एक्सपर्ट मानकर, टीचर को एक्सपर्ट मानकर हमने टीचर से मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा मैं कहूंगा कि जहां आपको महसूस होता हो, जरूरत महसूस होती हो, या टीचर आपको गाइड करती हो, बताते हो टीचर, तो हमने डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट से भी मिलना चाहिए। ये जो डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के, ये साइकोलॉजी फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं, और ये राइट डायरेक्शन बच्चों को देने का काम कर सकते हैं। ये बच्चों के साथ बातचीत करके ठीक ढंग से उनका आकलन निकालना, और उनका आकलन निकाल, मैं रिपीट करूं अपनी बात को, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं जब एक्सपर्ट से मिलने के लिए कह रहा हूं तो केवल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है सिर्फ वही पता करने के लिए, नो 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 नो, प्रॉब्लम आइदर प्रॉब्लम पता करने के लिए बच्चों के एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, या डेवलपमेंट के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी हमने एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। और उसी दिशा में मैं कह रहा हूं कि डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट से भी हमने कंसल्ट करना चाहिए। मैं आप सारे लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि आज के समय में साइकोलॉजिस्ट से मिलने में लोग हिचकिचाते हैं, लोग कतराते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोगों के मन में ऐसी भावना बैठी हुई है, इस तरीके से हमारी मन के अंदर बात घर कर गई है कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं इसका मतलब है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा नहीं है, केवल प्रॉब्लम की बात नहीं होती है, साइकोलॉजिस्ट से उनके डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए भी मिला जा सकता है। लोग मिलते हैं, समय बदल रहा है और लोगों ने इसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी इन बातों की तरफ ध्यान दें। तीसरा एक्सपर्ट के बारे में मैं कह रहा हूं कि करियर काउंसलर से कंसल्ट करें, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, करियर काउंसलर से मिलना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के भविष्य के बारे में निर्णय पेरेंट्स खुद करने की कोशिश करते हैं, जिनको जानकारी बड़ी सीमित होती है। आपकी अपनी जानकारी, पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आपकी जानकारी बहुत लिमिटेड हो, बहुत सीमित हो, और अगर हमारे अपनी सीमित जानकारी या लिमिटेड जानकारी के आधार पर हमने बच्चों के फ्यूचर का निर्णय लेने की कोशिश की, तो मे बी पॉसिबल कि हम राइट निर्णय की तरफ शायद न जाएं। और इसीलिए मेरा निवेदन आपसे करना है कि एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए, एक्सपर्ट कंसल्टेशन कीजिए, और उसमें करियर काउंसलर से मिलना, पर्सनली मिलना। उनके पास में टेक्निक्स होती हैं, बच्चों से अलग अलग ढंग से बात करते हैं, कुछ उनके टेस्ट लेते हैं, कुछ पेपर पेंसिल टेस्ट लेते हैं, कुछ माइंड टेस्ट लेते हैं। काउंसलर्स ढंग से अपनी एक्सपर्टाइज के माध्यम से बच्चों के फ्यूचर के डेवलपमेंट के बारे में आपको साइंटिफिक राय दे सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि करियर काउंसलर से मिलना चाहिए, फील्ड एक्सपर्ट से मिलिए। मान लीजिए कि आपके बच्चे कॉलेज में हो, किसी पर्टिकुलर लाइन को चूज किया हो, या ऐसा हो सकता है कि वो प्रोफेशन में आ गए हो, पढ़ाई खत्म हो गई हो, प्रोफेशन में आ गए हो, तो वो जिस जिस क्षेत्र के लोग हैं, जिस एरिया के लोग हैं, हमारे बच्चे ने जिस लाइन को चूज किया है, वो वाली लाइन के एक्सपर्ट कौन है, उनसे जाकर मिलना चाहिए। और यहाँ पर है ना, बहुत बेहतरीन राय मिलती है। मैं आपकी जानकारी के लिए मेरी पर्सनल जिंदगी का एक किस्सा आपको बताऊं, जिससे मैं अपनी बात को ज्यादा क्लैरिटी से आपके सामने रख सकूंगा। मेरे बेटे ने मैं पूना रहता था, पूना से सिविल इंजीनियरिंग किया, कंप्लीट कर लिया, सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन बीई इन सिविल इंजीनियरिंग। अब उसको पोस्ट ग्रेजुएट करना था। उसने अपने कॉलेज में दोस्तों से बात करके, जो भी उसका माइंडसेट होगा, उसमें उसने तय किया कि मैं क्या बोलते हैं उसको, सॉरी मैं वो वर्ड भूल रहा हूं। ये जो लोग ये लोहा कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, कितना बीम कितने साइज का होगा, कॉलम कितने साइज का होगा,
ये वाला स्ट्रक्चर इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, हाँ, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आई एम सो थैंक यू फॉर यू। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के तरफ उसका झुकाव हुआ और उसने ऐसा तय किया कि मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनता हूं। उसने मुझे कहा ये बात, तो मैंने कहा मेरे को तो इतनी ज्यादा डिटेल मालूम नहीं थी स्ट्रक्चरल इंजीनियर का फ्यूचर स्कोप कैसा है क्या है। तो मैं जो बात आपको कह रहा हूँ वो बात मैंने भी अपने ऊपर लागू की कि एक्सपर्ट कंसल्टेशन लेना चाहिए। और इस फील्ड का एक्सपर्ट कौन है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर कौन एक्सपर्ट है? तो मैंने पूना में भारतीय जैन संगठन के संस्थापक शांतिलाल जी मूथा, जो मेरे मित्र भी हैं, मैंने उनसे बात की और बात करके मैंने उनसे कहा कि पूना में कौन स्ट्रक्चरल इंजीनियर है जो अपने को मेरे बेटे उत्सव के बारे में फ्यूचर डिसीजन लेने में मदद करेंगे। तो जो नंबर 1 स्ट्रक्चरल इंजीनियर पूना के हैं वो मूथा जी के दोस्त थे। मूथा जी मुझे और मेरे बेटे को दोनों को उनके पास लेकर गए और उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने जो बातें बोली, उन्होंने आंखें खोल दी मेरी भी और मेरे बेटे की भी। उन्होंने बताया कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग के प्रोजेक्ट आते हैं और इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जो फीस होती है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट की हार्डली 1% भी नहीं होती, लेस देन 1% होती है। और सारा दारोमदार स्ट्रक्चरल इंजीनियर पर उस बिल्डिंग की मजबूती के लिए रहता है। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने वाले लोग जो बेस्ट होता है ना उसी से काम कराते हैं। और चूंकि मैं पूना का बेस्ट हूं, 90% पूना के प्रोजेक्ट सिर्फ मेरे पास है और बाकी के जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर, नए स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, पूरे सारे के सारे लोग 10% के काम हैं। और उन्होंने राय दी कि मेरी राय है कि आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर के काम में मत आओ। ये एक्सपर्ट ओपिनियन मैंने लिया फील्ड के एक्सपर्ट से, उसी फील्ड के एक्सपर्ट से। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि और उसका मेरे को फायदा भी मिला, मेरे बेटे को फायदा मिला और आज मेरा बेटा जो कर रहा है वो उनकी राय से वहां पर न जाकर फिर कहां जाना, उन्होंने जो राय दी उस तरीके से हम आगे बढ़े एंड ही इज डूइंग वेरी गुड। वी बोथ आर वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। आपसे भी निवेदन करता हूं कि अपने आप सारी राय बना लेने के बजाय फील्ड के एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए। उसी तरीके से कहता हूं प्रोफेशनल मेंटर्स होने चाहिए लोगों के। आपके बच्चे जिस प्रोफेशन में गए हैं या जाने वाले हैं वो प्रोफेशन का मेंटरिंग कौन करेगा उसकी, वो वही वाले प्रोफेशन का उसके पहले कौन लोग एक्सपर्ट हैं जिसको आप कंसल्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपके बेटी को या बेटे को चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है तो आपके शहर के नंबर 1 नंबर 2 सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, वो प्रोफेशनल मेंटरिंग करे ना, उनसे बात करें, उनसे बताएं। अगेन मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मेरा सेकंड नंबर ब्रदर, मेरे से जो नेक्स्ट ब्रदर है, ही इज एन एमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन नागपुर और सेंट्रल इंडिया की चार्टर्ड अकाउंटेंट की सबसे बड़ी फर्म है उसकी। उसका बेटा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना और बेटा जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तो नेचुरल है, कोई अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में क्या होता कि अपना बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, अपना ऑफिस ज्वाइन कर ले, अपना इतने साल की प्रैक्टिस है, इतनी सारी फाइलें हैं, बस ये संभालो, मेरे बाद मेरी ये वाली लाइन इसी को मिल जाएगी, खत्म कहानी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में ढेर सारी नई अपॉर्चुनिटीज आ गई है और क्या तुम हमारी बात, एक मीटिंग बंबई में तुम्हारे परिचित हैं, तुम्हारे साथ काम करते हैं, तुम्हारे मार्गदर्शक हैं वल्लभ भंसाली जी, क्या उनके साथ में वरुण को ले जाकर अपन मीटिंग करा सकते हैं क्या, प्रोफेशनल मेंटरिंग? मैंने कहा जरूर करा सकते हैं और हमने वल्लभ भंसाली जी से टाइम मांगा, उन्होंने मुझे टाइम दिया और हम, मेरे ब्रदर और उनका बेटा वरुण, हम सब जन गए वहां पर उनके ऑफिस में, 2 घंटे उनके साथ रहे, बात की उनसे और उन्होंने बताया कि मर्चेंटाइज बैंकिंग का काम करिए। अगर आप सही में चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर आपके पापा की लाइन में नहीं जाना चाहते, फ्यूचर लाइन में आना चाहते, तो मर्चेंट बैंकिंग का काम करिए और नए नए शेयर्स जो आते हैं, आईपीओस जो आते हैं, उनको क्रिएट करने का काम, उनकी कंपनी बनाने का काम और उनके नए नए आईपीओस लाने का काम हमने करना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनको मालूम होगा, जो नहीं जुड़े उनको बताना चाहता हूँ। आने वाले 3 महीने में हमारे देश में करीब 70,000 करोड़ रुपया आईपीओ लेकर जाने वाले हैं। 70,000 करोड़ रुपीस मार्केट से आईपीओ ले जाएंगे एंड दिस इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पब्लिक मनी
इन द कैपिटल मार्केट लगने वाला है आने वाले सिर्फ 3 महीने में। अभी ये वाली बात अगर प्रोफेशनल मेंटरिंग नहीं लेते तो कैसे मालूम पड़ती थी? और वो वाली लाइन में पिछले 5 साल से मेरे भाई का बेटा, मेरा भतीजा उस लाइन में काम कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल मेंटरिंग। और उसी तरीके से मित्रों, चेंज मेकर जो जिन्होंने अपने जीवन में मुकाम हासिल किया है, जो विजनरी है, जो लीग से अलग हटकर सोचते हैं, ऐसे लोगों से कंसल्ट करना चाहिए। और ये सारी चीजें अपने बच्चों के राइट टाइम पर, मैं कह रहा हूं, देर करके नहीं, सही समय पर, अलग अलग टप्पे पर हमने ये एक्सपर्ट व्यूज लेने चाहिए। कभी आप और आपका बेटा साथ में जाकर बात करें, जैसे मैं और मेरा बेटा साथ में गया, या मेरा भाई और उनका बेटा, मेरा भतीजा, हम लोग साथ में गए, तो या तो यू एंड योर चाइल्ड शुड गो टुगेदर एक्सपर्ट से बात करते समय, एक्सपर्ट व्यूज लेते समय, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते समय। कभी ऐसा भी जरूरी है कि आप खुद अकेले बात करो, आपके आपके बच्चे के साथ में जाने की जरूरत नहीं, अकेले जाकर एक्सपर्ट से बात करो। या कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अपने बच्चे को अकेले भेजो एक्सपर्ट से बात करने के लिए, और आप न हो वहां पर, आप साथ में न हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ताकि बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो बात हम बोलते हैं वो सुनने और समझने के बजाय, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल और फैक्ट बात आपको हर एक के जीवन की बता रहा हूं कि आपके बच्चे आपकी बात को जितना बेहतर तरीके से समझेंगे, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से वो थर्ड पर्सन की बात को समझेंगे, तीसरे व्यक्ति की बात को समझेंगे। और इसलिए हो सकता है तो उनको खुद अकेले जाकर एक्सपर्ट से बात करने का भी स्कोप आपने देना चाहिए। ये मेरी पहली बात है। मैं 4 बातें आज बोलने वाला हूं आपको। पहली बात, एक्सपर्ट से कंसल्ट करना जरूरी है, अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग लेवल पर। और एक्सपर्ट कौन है वो मैंने अभी बताया, टीचर से लगाकर चेंज मेकर तक, ये सब लोग एक्सपर्ट होते हैं। और अलग अलग समय में अलग अलग लोगों की राय मशवरा करना जरूरी है, बजाय हम स्वयं निर्णय करने के। यस, दूसरा पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं कि हमने बाउंड्रीज का ध्यान रखना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट दी बाउंड्रीज। सीमाएं होनी चाहिए, भले ही वो हमारे बच्चे हैं। एज ए पेरेंट, एज ए ग्रैंड पेरेंट, हमारी भी अपनी सीमाएं हैं, और बच्चों के क्षेत्र में बच्चों की भी सीमाएं हैं, और उनकी उस सीमा की आजादी उनको देनी चाहिए, उनकी सीमा का रिस्पेक्ट हमने रखना चाहिए। हमने हर बार अपनी सीमाओं को लांघना नहीं चाहिए। ये बहुत सारे सीनियर्स लोगों में, बहुत सारे पेरेंट्स में ये वाली आदत होती है कि हम बच्चों के बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट नहीं करते, हम अपनी लिमिटेशंस का ध्यान नहीं रखते, और हमको लगता है हमें बोलने वाला कौन है, और हम अक्सर बाउंड्री लांघ जाते हैं। मतलब क्या करते हैं, और मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज मैं कह रहा हूं, हमने क्या करना चाहिए कि इमोशनल स्पेस देना चाहिए बच्चों को। हर बच्चे का अपना एक इमोशन है। कई बार बच्चे इमोशंस में होते हैं, ढेर सारे तरीके के इमोशंस हैं। कभी कभी खुशी का इमोशन होता है, कभी परेशानी का इमोशन होता है, कभी डर का इमोशन होता है, कभी गुस्से का इमोशन होता है। कई प्रकार के इमोशंस हैं, और ये इमोशन के दरमियान हमने बच्चों को स्पेस देनी चाहिए, उनकी जगह देनी चाहिए। और ये मैं, अगर आपको याद होगा तो पिछले साल की जो मैंने सीरीज चलाई थी, पॉज, पॉन्डर एंड प्रोसीड, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस नाम का एक टॉपिक एक दिन हमने डिस्कस किया था। एक पूरा टॉपिक, सिर्फ 1 घंटे तक हमने इमोशनल इंटेलिजेंस पर डिस्कस किया था। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मौजूद ईच एंड एवरी पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंट बने, और उसके लिए जरूरी है कि हमने बच्चों के क्षेत्र में, बच्चों की एरिया में, जब उनके मूड्स की प्रॉब्लम, डिफरेंट मूड्स में हो, अलग अलग उनका मूड चल रहा हो, परेशानी है, झंझनाट है, अस्त व्यस्त मूड है, या मेंटल स्टेट उनका इम्बैलेंस है, इस समय वो पजल्ड है, या ओवर एक्साइटमेंट में है,
ऐसे समय में हमने उनके स्पेस में एनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए, हमने दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, हमने घुसना नहीं चाहिए, हमने उनकी बाउंड्री का रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमने अपने आप को वहां से थोड़ा देर दूर रखना चाहिए, उनको अपनी जिंदगी में उनको जीने देना चाहिए। आई होप आई हैव क्लियर्ड माय पॉइंट। इमोशनल स्पेस दीजिए, एनक्रोचमेंट मत करिए। उनके अपने मूड होते हैं, उनका अपना मेंटल स्टेट होता है और उस मेंटल स्टेट में, उस मूड में उनको हमेशा नहीं तो क्वेश्चन की बम्बार्डिंग ही कर देंगे हम, लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन। क्या हो रहा, नहीं क्यों हो रहा, कहां से आए, किसके पास से आए, कैसा हो रहा, क्यों ठीक नहीं है मूड, मूड को क्या हो गया तुम्हारे, क्या कितना कितना जवाब दे। इस समय आपसे बात करने के भी मूड में नहीं है और फिर हम चिड़चिड़ाने लगते हैं कि बात तो करो, हमसे बात नहीं करोगे, हमको नहीं बताओगे तो किसको बताओगे। उनको स्पेस दो, इस समय उनको अकेला रहना है, अकेला रहने दो। माय मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इज प्लीज रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द चिल्ड्रन। अपनी सीमाओं का ध्यान रखें और सीमाओं को लांगे नहीं। दूसरी, ये एक चीज करने जैसी है कि उनको स्पेस दें, इमोशनल स्पेस। और दो बातें हैं जो न करें आप। क्या चीज है? प्लीज डोंट इंटरफियर बच्चों के एक्टिविटीज में या बच्चों के फ्रेंड सर्कल में ज्यादा दखलंदाजी ना करें। बच्चे अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी करते समय उनसे ठीक से नहीं हो रही है, वो परेशान हो रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फेल्योर आ रहा है, डजंट मैटर, वो खुद ही, यही उनका लर्निंग तरीका है और इसी से वो सीखेंगे। आपके इंटरफेरेंस, अरे क्या हो रहा, तेरे से जम रहा नहीं क्या, तू ऐसा कर, तू ये छोड़, ये तेरे काम का नहीं है, तू इस लायक नहीं है, तू दूसरा कुछ पकड़, क्या जरूरत है बताने की आपको? डोंट गाइड, यू आर नॉट एन एक्सपर्ट फॉर दैट। बच्चों के काम के बीच में ज्यादा इंटरफेरेंस करना ये अच्छी बात नहीं है, अपने आप को लिमिट में रखना चाहिए। और बच्चों के फ्रेंड सर्कल में भी ज्यादा इंटरफेरेंस करने की आज के समय में आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। बच्चे इसको अच्छा नहीं मानते, इसको अच्छे ढंग से नहीं लेते हैं और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, रिस्पेक्ट करिए उनकी बाउंड्री, अपनी बाउंड्रीज का। मैं जब फ्रेंड सर्कल कहता हूं कि फ्रेंड सर्कल के बीच में दखलंदाजी, अभी बच्चा किसी से बात कर रहा, हाँ किससे बात कर रहा बताया, उसने दोस्त का नाम बता दिया, इससे बात कर, अच्छा क्या बात कर रहा, अरे हाउ यू आर कंसर्न कि क्या बात कर रहा, और क्या जरूरी है कि वो जो एज ए फ्रेंड जो वो बात कर रहे हैं वो सारी बातें वो आपको बताएं? इज इट राइट ऑन योर पार्ट? और आपको लगता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चा उसको बहुत हेल्दी साइन के तरीके से लेगा? उनकी अपनी स्पेस होती है, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखें। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नॉट डिमांडिंग आंसर्स, हर बात के लिए जवाब दो। कई पेरेंट को मैंने देखा है, कई पेरेंट अड़ जाते हैं कि हर बात का उनको जवाब दो। अरे क्यों जवाब दे भाई, कई बातों के जवाब नहीं होते, नहीं दे सकते बच्चे जवाब, कई गलती उनकी होती है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है उनके हाथ से, छोटी मोटी गलतियां होती है, कभी कोई चीज बोला भूल गया, कभी कोई चीज के बारे में ध्यान नहीं रहा, कभी कोई उसने निर्णय किया, वो निर्णय गलत साबित हो गया और आप हर बार उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दो, हाँ कैसा हुआ ये, नहीं क्यों हुआ ये, क्यों? कभी आपसे गलतियां नहीं हुई, कभी आपसे इम्परफेक्शन नहीं रहा, आप हमेशा अपनी पूरी जिंदगी परफेक्ट ही रहे क्या? फिर बच्चा कैसे इतना परफेक्ट रहेगा? बच्चे से भी तो गलती हो सकती है और छोटी मोटी गलतियां हैं, उसको नजरअंदाज करना ही आज के जमाने में हितकर है। बजाय टोका टाकी करने के, बजाय क्वेश्चन मार्क लगाने के, बजाय उसको कटघरे में खड़ा कर देने के, अपने ही बच्चे को कटघरे में खड़ा कर, इसीलिए तो जनरेशन गैप हो रही है, इसीलिए तो बच्चे अपने ही घर में रहते हुए अपने माता पिता से डिस्टेंस रखते हैं और इतना डिस्टेंस रखते हैं कि माता पिता और बच्चे के पास में बात करने के लिए, संवाद करने के लिए विषय भी नहीं बचे, क्योंकि बच्चे बात करना ही पसंद नहीं करते। और उसमें मैं फिर कहता हूं, एज ए पेरेंट अगर हमने हमारे फ्लॉज को समझा तो डेफिनेटली ये सिचुएशन को बदलने का पूरा प्रयास कर सकते हैं और वो सक्सेसफुल प्रयास कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, और बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं
कि ईच चाइल्ड इज ए इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल व्यक्ति है, वो आपका हिस्सा है, लेकिन आपका हिस्सा होने से ये तो नहीं बन गया ना कि वो आपका बच्चा है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, सिर्फ वो आपका हिस्सा है, इसीलिए आप उसके ऊपर और आप उससे बड़े हो, आपके पास में ज्यादा पावर है, तो आप अपना पावर उसके ऊपर दिखाओगे। ये तो बात ठीक नहीं है ना। आज के जमाने, वो गया जमाना, वो जमाना गया जब पेरेंट्स का पावर बच्चों के ऊपर चलता था। आज के जमाने में मैं आपसे एक फैक्ट बात बताता हूं। पिछले 25 साल से मैं ये वाले विषय के ऊपर बच्चों के साथ में संबंध कैसे रहे, इस विषय के ऊपर पिछले 25 साल से मित्रों काम कर रहा हूं, और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि कितना ही तुर्रम खां व्यक्ति हो, अपने आप को कितना ही बड़ा मानता हो, अपने बच्चे के सामने आकर हार जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बेवजह अपने पावर को, जब वो छोटे रहते हैं हम अपना पावर दिखाना चाहते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो वो सारी बातों का अपने माइंड में वो सब बातें रखते हैं, और वो समय से वो सारी बातें निकलती है, और हमारा डिस्टेंस हो जाता है। 2 पीढ़ियों में डिस्टेंस बढ़ जाता है। बजाय उनके ऊपर अपना पावर दिखाने के, मेरा निवेदन है कि उनको एम्पावर करें, उनको काबिल बनाएं, और काबिल बनाना ये हमारे हाथ में है, और उसके लिए एक हेल्दी डिस्कशन का एरिया होना चाहिए, बजाय एनक्रोचमेंट के, बजाय इंटरफियरिंग के, बजाय हर सब्जेक्ट, हर क्वेश्चन के आंसर को डिमांड करने से ये वाला काम चलेगा नहीं। जो पेरेंट बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करेंगे, अपने और बच्चे के बीच की बाउंड्री का रिस्पेक्ट करेंगे, बच्चे उनकी बात को ठीक से जानेंगे, समझेंगे, घर में संवाद ठीक तरीके से स्थापित होगा। ये मैं दूसरा पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं भी अपनी लाइफ की एक पर्सनल बात बताऊं आपको। मेरे बेटे ने 9th और 10th हमारे ही इंस्टीट्यूशन से, जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का स्कूल है, जैन इंटरनेशनल स्कूल, 9th और 10th मेरे बेटे ने वहां से किया। और चूंकि मैं नागपुर रहता था, वो बैंगलोर में पढ़ाई कर रहा था, तो दिवाली की तो छुट्टी लंबी होती थी, उस समय वो घर आ जाता था, नागपुर आ जाता था। लेकिन दिवाली के पहले और दिवाली के बाद 3-3 दिन की छुट्टी मिलती थी। अब 3 दिन की छुट्टी में बैंगलोर से उसको नागपुर लाना पॉसिबल नहीं था, और छुट्टी में उसके साथ रहने की इच्छा भी होती थी। तो मैं क्या करता था, मैं उसको स्कूल से पिकअप करता था, और वहीं पे 3 घंटे के रास्ते पर क्या हिल स्टेशन है, ऊटी नहीं, ऊटी के अलावा एक दूसरा हिल स्टेशन कौन सा है वहां, कोडाई कनाल। तो कोडाई कनाल में मेरे एक और मित्र हैं, उनका रिसोर्ट था वहां। मैं मेरे बेटे को वहां ले जाता था, और ले जाकर 3 दिन उसके साथ रहने के लिए प्लान करता था। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, अभी 9th में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, 10th अगले साल उसका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। एज ए पेरेंट मैं उसको वहां स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, और मैं दूर रहता हूँ, उसको रखा ही अपने से दूर मैंने इसलिए कि वो अच्छे से पढ़ सके। तो बच्चे को जब हम साथ में ले जाते, तो मेरी आदत थी, मैं कार में भी उससे जिस तरीके से बात करता था, और वहां रिसोर्ट में पहुंच के वहां भी जो बात करता था। तो एक दिन मैं ऐसे उसको लेकर गया, तो जैसे हम वहां पर रिसोर्ट पे पहुंचे, और मैं पहुंचते ही हम सोफे पे वहां बैठे, और मैं उससे जिस तरीके से जो भी बात कर रहा था, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, करीब 1 घंटा हो गया। और जब मैं रुका, तो उसने मुझे बोला कि पापा, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मेरी ओवर काउंसलिंग कर रहे हो? एंड आई टुक ए शॉक। मैंने बैक सीट ले लिया। मैंने कहा, ओ माय गॉड, इज इट सो? मैं ये नहीं, वही बोले, पापा एक ही बात, पढ़ाई, और कोई बात नहीं क्या आपके पास? दूसरी कोई बात करने के लिए आप नहीं आए क्या यहाँ पर? बस एक ही बात करना। आपने एक बार बोल दिया पढ़ाई अच्छे से करना, हो गया, विषय खत्म। मैं समझ गया, आपने समझा दिया, मैं समझ गया। अभी वही बात को कितने एंगल से बोलोगे आप? और मित्रों, मेरे को जो मैसेज उस दिन मिला, उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की। उसके पहले शायद 50 बार वो गलती की होंगी मैंने, मगर जिस दिन उसने मुझे टोका, पापा आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मेरी ओवर काउंसलिंग करते हो? उस दिन का दिन है, 9th स्टैंडर्ड का था वो। आज उसकी पढ़ाई खत्म होने को 6 साल हो चुके हैं, मैरिज हो गया उसका। मैंने कभी भी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं किया। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि प्लीज रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज। तीसरी बात, नेक्स्ट प्लीज, मेरी स्लाइड्स।
ये सारी चीजों पे ध्यान देंगे तो हम अच्छा पेरेंटिंग कर पाएंगे। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। अपने बच्चे के करियर ओरिएंटेशन के लिए सिर्फ बोलकर काम नहीं चलेगा। ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो, वो मत करो, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल ऑफ अवर ओन। अपने आप को हमको उस तरीके के एग्जाम्पल, अपने पर्सनल एग्जाम्पल उनके सामने रखने पड़ेंगे, हमारे बिहेवियर के एग्जाम्पल उनके सामने रखने पड़ेंगे। हमको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा जो हम उनसे चाहते हैं, जो हम अपने बच्चों से चाहते हैं, वो वाली बात को हमें सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना पड़ेगा। एक्टिव डे टाइम। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में एक्टिवनेस रहनी चाहिए तो एक्टिव रहे करने से कुछ नहीं होने वाला, कोई सुनने वाला नहीं हमारी बात। आपका बिहेवियर एक्टिव है क्या? आप एक्टिव हो क्या दिन भर के लेथार्जिक हो? हम लेथार्जिक रहे और बच्चे को बोले एक्टिव रहो तुम। हम टाइम से उठते हैं, टाइम से ऑफिस जाते हैं, टाइम से शॉप पे जाते हैं, टाइम से हमारे काम की जगह पे जाते हैं, टाइम से सब काम करते हैं, हमें काम भी करना आता है, घर का भी ध्यान देना आता है, हमारा पूरा दिन फुल एक्टिविटी के साथ रहता है क्या? अगर हमारा दिन हम पूरी तरीके से एक्टिव रखेंगे तो बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमको देखकर सीखेंगे। और ये बात मैं केवल एक जन के लिए नहीं कर रहा हूं, जब मैं पेरेंट के लिए कहता हूं तो मदर और फादर दोनों के लिए है कि हमारा डे एक्टिव रहना चाहिए, पूरा दिन हमने एक्टिव रहना चाहिए। ये हुआ खत्म तो वो करो, वो हुआ खत्म तो वो करो, वो हुआ खत्म तो वो करो, इसकी प्लानिंग करो, उसकी प्लानिंग करो। अगर हम दोपहर में नहीं सोते हैं तो हम बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं है कि बेटा दोपहर में सोना नहीं चाहिए। इट इज नॉट ए गुड हैबिट। 2-2, 3-3 घंटे सो रहे हो तुम। अगर हम चाहते हैं बच्चे सुबह जल्दी उठे हैं तो सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा कि हम बच्चों को तो बोल रहे हैं जल्दी उठो और हम उनको उठाकर फिर हम सो गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमारा डे एक्टिव रहना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा अलर्टनेस। अगर हम चाहते हैं बच्चे अलर्ट रहे तो हम कितने अलर्ट हैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करिए। अगर हम अलर्ट हैं और हम बोले नहीं, देखो मैं अलर्ट हूं ना तुम भी अलर्ट रहो, देखो मैं अलर्ट हूं ना तुम भी अलर्ट रहो, नो नो नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग। बोलने की जरूरत नहीं है, वो शार्प है, वो इंटेलिजेंट है, वो हमारे से ज्यादा हुनर रखते हैं। मैं रिपीट करूं मेरी बात को, हमारे बच्चे हमारे से ज्यादा काबिल है, मैं इस बात को बिलीव करता हूं। और मेरा निवेदन है कि यहाँ मुझे सुनने वाले सारे लोग इस बात की गठान बांध लें कि ये नई जनरेशन हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो जल्दी चीजों को पकड़ती है। हम अलर्ट रहेंगे, अपने आप उनमें अलर्टनेस आ जाएगी। वर्क एट वर्क टाइम। काम के समय काम हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? काम के समय फिजूल की बातें तो नहीं कर रहे, काम के समय टाइम पास तो नहीं कर रहे। अगर हम काम के समय टाइम पास करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे भी वही सीखने वाले हैं। हम अगर काम के समय काम करेंगे और हमारा नियम हो जाएगा, हमारे बारे में ये खातिरी हो जाएगी कि यार मम्मी को है ना काम के समय दूसरा कुछ नहीं चलता, काम के समय काम, पापा को काम के समय कोई दूसरी बात नहीं, काम के बीच में उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। काम के समय वो बड़े बड़े डिसिप्लिन और प्रिंसिपल्ड है वो कि काम के बीच में काम होना चाहिए, काम के बीच में दूसरी कोई बात नहीं। तो काम के समय काम करने वाले लोग और वही वाले लोग जो काम के समय काम करते हैं वो फन टाइम के समय फन करते हैं। उनके मौज मस्ती का ऐसा नहीं काम ही कर रहे जा रहे। जब मौज मस्ती का टाइम है तो मौज मस्ती भी कर रहे हैं, काम करते समय भरपूर काम और मौज मस्ती के समय में भरपूर मौज मस्ती। ये वाला डिमॉन्स्ट्रेशन अगर हम अपनी जिंदगी से, और ऐसा नहीं किसी को दिखाने के लिए, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। अगर ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है तो विश्वास मानिए आपके बच्चे आपको देखकर सीखेंगे। कोई भी माता पिता बच्चों का पहला रोल मॉडल होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हम कुछ प्रोग्राम करते थे, बेटियों के साथ कुछ प्रोग्राम करते हैं, उसमें हमने एक पॉइंट, हम एक क्वेश्चन पूछते थे, हु इज योर रोल मॉडल? और मेरे मन में ऐसा प्रश्न, ऐसे मन में विचार आता था कि रोल मॉडल कौन है ये बताने के लिए बच्चे ज्यादातर फिल्म स्टार का नाम लेंगे, किसी हीरो हीरोइन का, कि वो हमारे रोल मॉडल है, वो हमारे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, मोर देन 50% बच्चे मदर या फादर को अपना रोल मॉडल मानते थे। खास तौर से लड़कियां पापा को अपना रोल मॉडल मानती है और लड़के मम्मी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। अक्सर मैंने देखा है, जरूरी नहीं है ऐसा होगा, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि हम उनके लिए रोल मॉडल हैं। और अगर हम उनके लिए रोल मॉडल हैं तो हम जैसा एग्जाम्पल सेट करेंगे
अपने व्यवहार से, अपने एटीट्यूड से, अपने कर्तव्य से, अपने दैनंदिन रोजमर्रा की दिनचर्या से बच्चे वैसा ही सीखेंगे। रिस्पॉन्सिवनेस, हम कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लोगों को, किस ढंग से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसा हम रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर हमने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया तो बच्चे पॉजिटिव रिस्पॉन्स सीखेंगे। अगर हमने निगेटिव रिस्पॉन्ड किया, चिड़चिड़ा के हमेशा रिस्पॉन्ड करते होंगे मान लीजिए हम, तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे। या अगर हम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, हमसे 4 बार कोई पूछ रहा है, वाइफ 4 बार बोल रही है और हस्बैंड जवाब ही नहीं दे रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा, अपने काम में लगा है, अपने मोबाइल के अंदर घुसे हुए हैं, मम्मी को है कि नहीं है इसका भी ध्यान नहीं, तो फिर बच्चे क्या सीखेंगे? यही तो सीखेंगे। और उसी तरीके से रूटीन मैनेजमेंट, दिन भर की हमारी जो रोज की दैनंदिन दिनचर्या है, रूटीन काम है जो हमारे, सुबह उठना है, वॉक पे जाना है, वापस आना है, अपना बिस्तर खुद ने ठीक करना है, बिस्तर ठीक करना, मेक योर बेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बड़ी छोटी सी चीज है। अपनी चद्दर लपेट के रखना, अपना तकिया ठीक करके रखना, अपना सामान अपनी जगह पे रखना, रूटीन मैनेजमेंट। 1 गिलास पानी पीना है तो अपने खुद उठ के पी सकते हैं हम। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम बच्चों के लिए भी वही सब सिखा रहे हैं जैसा हमको देखेंगे। तो रूटीन मैनेजमेंट हमारा रहेगा, बच्चे भी रूटीन काम खुद अपने हाथ से करना सीखे। काम एंड कंपोज्ड रिस्पॉन्स, शांति के साथ में, धैर्य से, धीरे। अगर हमें कोई चीज न भी पसंद आ रही हो तो भी उसको बोलने का एक तरीका है, एक लहजा है, ठीक ढंग से बोला जा सकता है ये वाली बात। और अगर हम ठीक ढंग से बोलेंगे तो बच्चे भी डिसएग्री होने के बावजूद ठीक ढंग से अपने डिसएग्रीमेंट को भी बताएंगे। रिस्पेक्टिंग अदर्स, हम अगर लोगों का रिस्पेक्ट रखेंगे तो नेचुरल है बच्चे भी लोगों का रिस्पेक्ट रखेंगे। मैंने बहुत जगह देखा है, लोग अपने घर के लोगों का, घर के मेंबर का ही रिस्पेक्ट नहीं रखते। हस्बैंड वाइफ का रिस्पेक्ट नहीं रखेगा, वाइफ हस्बैंड का रिस्पेक्ट नहीं रखेगा, हम नौकर चाकर का रिस्पेक्ट नहीं रखते, तू तड़ाक से बात करते हैं, छोटी छोटी बात पे उनको बातें सुना देते हैं, और छोटी सी गलती के लिए लंबी बातें सुनाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी का रिस्पेक्ट नहीं रखते। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे तो कैसे बच्चे रिस्पेक्ट रखना सीखेंगे, दूसरों के साथ कैसे रिस्पेक्टफुल रहेंगे। और अगर बच्चे, आज के जमाने में बच्चे अगर रिस्पेक्टफुल नहीं रहे तो दूसरों का तो छोड़ो, वो हमारे साथ भी रिस्पेक्टफुल नहीं रहेंगे। और कई घरों में ऐसा है, ये प्रॉब्लम है कई घरों की, कि हमारे ही बच्चे हमारा रिस्पेक्ट नहीं रखते। और उसके लिए मैं बच्चों को उतना गुनहगार नहीं मानता, कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई बिहेवियर इस तरीके से उनके माइंड में सेट हो गया है जिससे उन्होंने ये वाली आदत हम ही से सीखी है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज बी ए रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रेन एंड रिस्पेक्ट एंड लीड बाय द एग्जांपल। पंक्चुअलिटी, हम पंक्चुअल रहेंगे तो पंक्चुअल रहेंगे, वो सीखेंगे पंक्चुअलिटी। हम ही पंक्चुअल नहीं है तो क्या उनको बोलेंगे और क्या वो सीखेंगे, क्या उनके लिए हम एग्जांपल सेट करेंगे। 4th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मित्रों, एज ए पेरेंट आज के जमाने में बहुत, ये जो खास तौर से जो यंग पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, ये अपने बच्चों को ढेर सारी एक्टिविटीज में एनरोल करा देते हैं। बैक टू बैक टू बैक टू बैक उनके पास एक्टिविटीज रहती है बच्चों के लिए। और मैं ऐसा समझता हूं कि ये अच्छी बात है कि आप बच्चों को खूब सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट करके दे रहे हो। बहुत बहुत सारे एरियाज को वो एक्सप्लोर कर पाएंगे। दिस इज ए गुड थिंग, अच्छा काम कर रहे। लेकिन मैं आपको सतर्क कर दूं, सावधान कर दूं कि एज ए पेरेंट आप उनको ओवरबर्डन तो नहीं कर रहे। ध्यान देना इस बात पर, ओवरबर्डन तो नहीं कर रहे। हर एक की अपनी एक शारीरिक क्षमता होती है। सिर्फ आपको लगता है कि मेरे बच्चे ने ये भी सीखना, वो भी सीखना, वो भी सीखना, वो भी कर लेना चाहिए, उसने वो भी कर लेना, उसको ये भी आना, उसको वो भी आना। उसकी अपनी एक शारीरिक क्षमता है, इस बात का ध्यान रखना। और उसकी शारीरिक क्षमता के मुताबिक उसके ऊपर बर्डन डालना चाहिए, उसको एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। और शारीरिक क्षमता के साथ साथ कॉग्निटिव एबिलिटी, उसके ज्ञान को ग्रहण करने की भी क्षमता, कॉग्निटिव एबिलिटी, ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता भी होती है। एक लिमिट होती है हर बात की, शारीरिक लिमिट भी होती है और मानसिक लिमिट भी होती है, चीजों को एब्जॉर्व करने की, चीजों को ग्रहण करने की।
उस बात का ध्यान रखकर हमने उनको एक्सप्लोरेशन देना। मैं कहना ये चाह रहा हूं, ओवर बर्डन नहीं करना उनको, बच्चों को ओवर बर्डन न कर दे सिर्फ इस बैकग्राउंड से कि हम कुछ करना चाहते थे, हम नहीं कर सके, और इसलिए मैंने ये मेरे मन में था कि ये काम मैं करूं मेरी जिंदगी में, मैं नहीं कर सकी, मैं नहीं कर सका, मेरे बच्चे करने चाहिए। ये करके उनको ओवर बर्डन ना करें। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ओवर एंथुसियाज्म मत रखें। ओवर एंथुसियाज्म रखना ठीक नहीं है। जैसे मैं अभी कह रहा था कि जो आपका इंटरेस्ट था आप परस्यू नहीं कर सके, आपका इंटरेस्ट, तो ये वाला इंटरेस्ट अब मेरे बच्चे परस्यू करें। मैं स्विमिंग सीखना चाहती थी, मैं नहीं सीख सकी, मेरा बेटा सीखे, मेरी बेटी सीखे। मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहती थी, मैं नहीं जा सकी, मेरा बेटा सीखे, मेरी बेटी सीखे। जरूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट उसका इंटरेस्ट कॉमन हो सकता है उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं हो, उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, तो उसको उसके इंटरेस्ट के मुताबिक आगे बढ़ने देना चाहिए, ओवर एंथुसियाज्म में नहीं आना। तीसरा पॉइंट इसमें मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों से एकदम से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ना करें, तुरंत, इमीडिएट, अभी इसी समय, अभी हमने इसमें एडमिट किया और इसमें मेरे को तुरंत रिजल्ट दे दे। तुरंत रिजल्ट कुछ नहीं होता, स्पेस देनी चाहिए उनको, टाइम देना चाहिए उनको, समय देना चाहिए उनको, चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए उनकी अपनी लिमिटेशंस है, उनको सीखने को समय लगता है। तुरंत जो पेरेंट्स तुरंत 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 एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट, ये वाली बात भी बच्चों को बर्डनसम बना देगी। और लास्ट बात इसमें मैं कहना चाहता हूं कि बार बार बच्चों को शिफ्ट करना इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, अगर कोई चीज में आपने उसको इन्वॉल्व किया है तो वो चीज को पकड़ने में, उसमें उसकी ग्रिप आने में उसको वक्त लगेगा। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और अगर आपने धीरज रखा, पेशेंस रखा, तो निश्चित रूप से वो उसमें काबिलियत हासिल कर लेगा। और अगर हमने बार बार शिफ्टिंग की तो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, ना उसका इधर इंटरेस्ट डेवलप होगा ना उधर इंटरेस्ट डेवलप होगा, और बार बार फिर हम बच्चे को टोकते रहेंगे कि वो करवाया उसमें तुमने सक्सेस नहीं किया, वहां ले गए वो सक्सेस नहीं हुआ, ये वाली क्लास ज्वाइन कराई, ये क्लास में तुम फेलियर रह गए, उसमें आगे नहीं बढ़े, तुम्हारे वो दोस्तों को देखो, तुम्हारे वो दोस्तों को देखो। मेरा कहना है बार बार बच्चों को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी, दूसरी से तीसरी एक्टिविटी बिना किसी विशेष कारण के हमने शिफ्ट करना, ये ठीक बात नहीं है। और ये चारों बातें जो अभी मैंने बोली, ओवर बर्डन नहीं करना, ओवर एंथुसियाज्म में नहीं रहना, तुरंत परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, और बच्चों को बार बार शिफ्ट नहीं करना, इन सारी बातों के लिए मैं कहना चाहता हूं, बच्चों के पल्स को पकड़िए। जो पेरेंट्स बच्चों के पल्स को पकड़ना जानते हैं वो निश्चित रूप से ये वाली चीजों को अवॉइड करेंगे, ध्यान देंगे। एक्सप्लोरेशन अच्छी चीज है, उनको ज्यादा से ज्यादा मौके मिलने चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मगर वो सारे मौके और सारी अपॉर्चुनिटीज जो उनके लिए हम क्रिएट करके देना चाहते हैं, बैक टू बैक करके देना चाहते हैं, जरूर दीजिए। ये चारों बातों का ध्यान में रखते हुए, बच्चों के पल्स को अंडरस्टैंड करते हुए हमने इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं अब आपसे कहना चाहता हूं, धन्यवाद के साथ आपको कहना चाहता हूं कि अगला सेशन मेरा फिर आने वाला है गुरुवार को, 14 अक्टूबर गुरुवार है, उस दिन मेरा अगला सेशन होगा, और वो सेशन होगा सॉफ्ट स्किल। हमारा जो टाइटल है वो है सॉफ्ट स्किल।